हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। हाउ इज एवरीवन? कैसे हैं सभी लोग? आर यू एबल टू हियर माय वॉइस? आवाज आ रही है? साउंड इज ओके? ऑडियो वीडियो ओके? हेलो एवरीवन। हेलोज। हेलोज। हेलो डियर स्टूडेंट्स। हेलो। मैसेजेस आ रहे हैं क्या? आप लोग मैसेज भेज रहे हो क्या? इफ़ यू आर सेंडिंग द मैसेजेस और आपके मैसेजेस आ नहीं रहे हैं तो ज़रा मुझे ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दो। इन्फॉर्म मी ऑन द ग्रुप। अभी तक वैसे मैसेजेस स्टार्ट ओके। वेलकम पिंटू। चलो मैसेजेस आ रहे हैं तो चलिए नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। बाकी बच्चे जाने कहाँ चले गए? लेक्चर नंबर 5। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देखे थे। अभी की क्लास में भी कुछ और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देखेंगे और फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो पहले कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस। और एसएफडी बीएमडी में ज़्यादा कुछ थ्योरी है नहीं। शेयर फोर्स निकालना आ गया, आपको बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना आ गया। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स कुछ कुछ देखो, ध्यान में रखो उनके रिजल्ट्स। और बाकी कुछ है नहीं इसमें, क्वेश्चंस क्वेश्चंस प्रैक्टिस है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो कितने स्टैंडर्ड रिजल्ट देख लिए थे हमने? पहला वाला देखा था, पहला वाला था सिंपली सपोर्टेड बीम का इस तरह से। ठीक है, दूसरा वाला था सिंपली सपोर्टेड बीम का जिसपे पॉइंट लोड थोड़ा सा साइड में था, और तीसरा वाला था सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जिसपे यूडीएल एक्ट कर रहा था। ठीक है ना, तो इसके लिए शियर फोर्स डायग्राम ऐसा हो जा रहा था इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर P/2 और यहाँ पे P/2। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा हो जा रहा था? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन रहा था इसके लिए इस तरह से। ठीक है ना, बीच में जो वैल्यू थी वो PL/4 थी। ठीक है, ये वाला केस खत्म। सपोर्ट रिएक्शंस थी P/2 यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शन PB/L, यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शन PA/L। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट PAB/L। ठीक है, और शियर फोर्स डायग्राम था ऐसे, यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव और यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा सा नेगेटिव। ठीक है ना, इस तरह से ये शियर फोर्स डायग्राम था। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह से था। ठीक है, और इसके लिए था शियर फोर्स डायग्राम इस तरह से, लीनियर था क्योंकि यूडीएल था, कांस्टेंट था, तो शियर फोर्स डायग्राम लीनियर था। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा था? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये था। ठीक है ना, चलो। अच्छा, ये वाले केस के लिए अगर मैं आपसे पूछूं, ये वाले केस के लिए, ठीक है ना, शियर फोर्स डायग्राम से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? तो अगर आप शियर फोर्स डायग्राम से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैलकुलेट करो, मतलब एग्जैक्टली तो चलो छोड़ो कैलकुलेट करना, लेकिन अगर आप ये देखो कि ये वाली वैल्यू m माइनस दिस, ठीक है ना, दिस माइनस दिस, ये हो गई m2, ये हो गई m1। ठीक है ना, m2 माइनस m1 किसके बराबर होगी? ये वाले शियर फोर्स डायग्राम के बराबर, इसके एरिया के बराबर, दिस एरिया। ठीक है ना, m2 की वैल्यू वैसे आपको पता है ना, तो m2 माइनस m1 विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ SFD। ये हो जाएगा ना, तो ये एरिया क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी लेंथ L/2। लेंथ कितनी है यहाँ पर? L/2 इज द लेंथ। ठीक है ना, तो हाफ बेस इंटू हाइट होता है। बेस कितनी है? L/2, और ये कितनी है? ये वाला था WL/2। WL/2 तो WL²/8 आ गया। M2 माइनस M1 WL²/8, और M1 आपको पता है पहले से ही 0 है, तो M2 की वैल्यू WL²/8 आ गई। क्लियर है ना? EAC के क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के, उनको कैसे सॉल्व करूं? तुम मतलब SSC जेई का सब्सक्रिप्शन लेके EAC क्रैक कर रहे हो? हैं? सातिर, खतरनाक सातिर दिमाग है तुम्हारा। तो उनको कैसे सॉल्व करूं? उसको भी सॉल्व करवा देंगे, बताओ तुम। वो क्वेश्चन लिख देना डाउट में, डाउट सेक्शन में भेज देना। चलो, तो 3 केस हो गए थे, चौथा वाला केस, फोर्थ केस स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, अब इसके लिए सबसे पहले आप RA और RB कैलकुलेट करो। ये आप लोगों का टास्क है, आप लोगों को दिया मैंने। जब तक मैं इसके लिए ना ये बना रहा हूं, क्या रेफरेंस लाइंस बना रहा हूं, तब तक इसके लिए आप क्या करो, कल खत्म नहीं हो जाएगा, आज ही लास्ट डेट है SFD BMD की, तो SFD BMD आज खत्म। ठीक, चलो इसके लिए आप क्या करो, सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट करो जल्दी से। सब लोग, सारे लोग सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे इसके लिए। कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शंस फास्ट 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 फास्ट, सपोर्ट रिएक्शंस।
देखें कितने बच्चे समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं। और पुरानी क्लासेस जो रिवाइज करके आ रहे होंगे वो तो सपोर्ट रिएक्शंस बना लेंगे। ईएससी प्री के बोल रहा हूँ और मैं एसएससी जेई की प्रिपरेशन नहीं कर रहा, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तभी तो तुमको शातिर बोल रहा हूँ। एसएससी जेई का सब्सक्रिप्शन लेके, एई जेई वाला सब्सक्रिप्शन लेके तुम ईएससी प्री ईएससी निकाल रहे हो, तो है नहीं खतरनाक काम। आर ए इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाय 6, क्या बात है, ये है शेर लड़का अपना। आर ए इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाय 6। एक मिनट, और आर बी डब्ल्यू एल बाय 3 हो जाएगा। देखो बहुत सारे बच्चे ना कुछ कुछ खतरनाक सी कमेंट करने की वजह से ना ब्लॉक हो गए थे। तो अगर आप ब्लॉक नहीं होना चाहते हो ना, तो मतलब थोड़ा सा ना अपने कमेंट थोड़ा सा ऐसे रखना है ना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आपने आर ए और आर बी कैलकुलेट कर लिया। आर ए और आर बी में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? एनी प्रॉब्लम इन कैलकुलेटिंग आर ए एंड आर बी? ये तो वैसे मैंने करवा दिया था ना, आर ए और आर बी कैलकुलेशन। आर ए और आर बी कैलकुलेशन देखो कैसे हो जाएगा, ठीक है। आर ए और आर बी, आर ए क्या हो जाएगा, टोटल लोड इनटू अपोजिट लेंथ बाय टोटल लेंथ, ठीक है। तो टोटल लोड कितना हो जाएगा, टोटल लोड इनटू अपोजिट लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, ठीक है। तो आर ए टोटल लोड कितना हो जाएगा, इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस कितना है एल, हाइट कितनी है डब्ल्यू, है ना। सो डब्ल्यू एल बाय 2। अपोजिट लेंथ कितनी हो जाएगी, अब अपोजिट लेंथ के लिए, अपोजिट लेंथ के लिए क्या करेंगे, अपोजिट लेंथ के लिए पहले ये देखना पड़ेगा कि ये जो टोटल लोड है इसको एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड होकर मानना पड़ेगा, तभी अपोजिट लेंथ आ पाएगी, है ना। तो कौन सा पॉइंट होगा जहां पर हम इस टोटल लोड को कंसंट्रेटेड माने, दानिश में तुमको नहीं कह रहा था, तुम्हारा कमेंट में पढ़ ही नहीं पाया, बहुत सारे कमेंट होते पढ़ ही नहीं पाते, ठीक है ना। तो यहां पर ये था टोटल लोड, ठीक है, टोटल लोड था, ठीक है। और ये टोटल लोड कहां से एक्ट हो रहा होगा, जो बेस है ये वाला बेस है यहां से एल बाय 3 पर एक्ट हो रहा होगा और यहां से 2l बाय 3 पर। तो ठीक है। अच्छा दानिश, तुम एक बार ब्लॉक हो चुके हो, तुम एक बार ब्लॉक हो चुके हो मेरे ख्याल से, इसीलिए तुमको ज्यादा डर लगा। अरे ब्लॉक वाली बात कैसे आ गई, अरे मैं फिर से पकड़ा गया क्या, ऐसे, ठीक है। तो अपोजिट लेंथ कितनी हो जाएगी, एल बाय 3 हो जाएगी इसके लिए, ठीक है ना। ए के लिए कैलकुलेट करना है, टोटल लोड तो हमने पी ये तो निकाल लिया डब्ल्यू एल बाय 2, और ये हो जाएगा एल बाय 3 और डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इज एल, है ना। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू एल बाय 6। सबको क्लियर है, आर ए डब्ल्यू एल बाय 6 सेंट्रोइड पर। अच्छा एक बार नहीं बहुत बार हो चुके हो, अब तो आदत सी हो गई है ना। चलो आर बी कितना आ जाएगा, अब आर बी के लिए भी यही फॉर्मूला लगा सकते हो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि टोटल लोड माइनस आर ए कर दो, ठीक है, वो भी आ जाएगा। टोटल लोड माइनस आर ए कर दो। टोटल लोड कितना है, टोटल लोड है डब्ल्यू एल बाय 2, डब्ल्यू एल बाय 2 माइनस आर ए की वैल्यू है डब्ल्यू एल बाय 6, डब्ल्यू एल बाय 6 ये आ जाएगा डब्ल्यू एल बाय 3, डब्ल्यू एल बाय 3 आ जाएगा। क्लियर है, तो आर ए और आर बी आ गए, कोई दिक्कत, एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम? थोड़ा यही भी करा, थोड़ा सा यही करा देंगे, ठीक है। ज्यादा ज्यादा पीएसयू और एसएससी करा देंगे और थोड़ा सा ई करा देंगे, ठीक है। चलो, तो ये आर ए और आर बी आ गए, ठीक, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। कितने अच्छे बच्चे हैं, तुरंत कैलकुलेट कर लेते हैं, बता बता जब मैं बता देता हूँ तो तुरंत कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। ऐसे बच्चे सबको मिलने चाहिए, बताने के बाद तुरंत कैलकुलेट कर लें, है ना। आगे चलते हैं, आगे क्या कैलकुलेट करना है। अच्छा सबसे पहली बात, अगला अगला अगली बात ये बताओ आप कि इसके लिए जो शियर फोर्स डायग्राम होगा उसका वेरिएशन कैसा हो जाएगा, हाउ विल बी द वेरिएशन ऑफ शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट सा है।
अगर कन्वेंशनल में आया तो मतलब पूरा का पूरा प्रोसीजर सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 2WL/6 आ रहा है आपका, तो यानी WL/3 हो गया। वेरी गुड यार, 2 और 6 कैंसिल भी तो हो जाते हैं। मतलब आप ये बताएंगे कि 2WL/6 इक्वल टू WL/3 होता है। पैराबोलिक हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। वेरी गुड, तो शियर फोर्स डायग्राम हो जाएगा 2 डिग्री। बहुत अच्छी बात है, शियर फोर्स डायग्राम विल बी 2 डिग्री। तो अब शियर फोर्स डायग्राम का इक्वेशन लिखें क्या? शैल वी राइट इक्वेशन, या फिर ऐसे ही निकाल दें? देखो, एक बात तो ये समझ में आ रही है कि यहां पर WL/6 है, तो यहां पर जो शियर फोर्स की वैल्यू होगी ये पॉजिटिव में WL/6 होगी, यहां पर होगी कहीं ना कहीं, यहां पर, ठीक है ना, पॉजिटिव में। और यहां पर ये WL/3 है, WL/3 है, तो अल्टीमेटली एट द एंड शियर फोर्स डायग्राम हमेशा जीरो पे ही पहुंचेगा, हमेशा जीरो पे ही पहुंचेगा। ऊपर जा रहा होगा तो भी जीरो पे आ जाएगा, नीचे से कहीं घूम रहा होगा तब भी जीरो पे आ जाएगा, यहां पर भी जीरो से शुरू होगा और यहां पर भी जीरो तक पहुंचेगा, ठीक है ना। तो जब लेफ्ट से राइट चलते आ रहे हैं और यहां से ऊपर रिएक्शन लगा के जीरो पर पहुंचाया है, यानी यहां पर शियर फोर्स डायग्राम कहीं नीचे था, नीचे था, इसका मतलब है कि ये कितना नीचे था? ये WL/3 नीचे था, WL/3 नीचे था, तभी तो इस RB ने ऊपर ऐसे रिएक्शन लगा के WL/3 ऊपर करके इसको जीरो पर पहुंचाया। ये बात समझ में आई? देखो, DDA जेई, AE जेई, SSC जेई, जो भी इस तरह के एग्जाम्स है ना, सारे एक लेवल के ही हैं, उनकी प्रिपरेशन में अंतर नहीं है ना, नो डिफरेंस इन देयर प्रिपरेशन, सो डोंट वरी, ठीक है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि जो ये वाला सब्सक्रिप्शन लेके EAC की तैयारी कर रहे हैं, और तुम इसमें घबरा रहे हो कि हमारा DDA होगा कि नहीं होगा इसके अंदर, ये वो है, ठीक है। चलो, ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या? यहां पर ये WL/6 होगा प्लस WL/6, और यहां पर होगा WL/3, यस और नो? नीचे कैसे जाएगा? नीचे गया नहीं है, ये ऐसे जा रहे थे, नीचे नीचे घूम रहा था, इससे ऊपर आ गया, ये जीरो पे पहुंच गया, ठीक है, समझ में आया? समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है, चलो, इतना समझ में आ गया। अब इन दोनों के बीच में जो वेरिएशन है वो पैराबोलिक है, पैराबोलिक है, तो अपना कैलकुलेट इक्वेशन बिना बनाए कर रहे हैं। देखो, अब इसके ना दो ऑप्शन हो सकते हैं पैराबोलिक के, इस पॉइंट से शुरू होकर इस पॉइंट तक पहुंचना। कैसे हो जाएगा पैराबोलिक वेरिएशन? पैराबोलिक वेरिएशन ऐसे भी हो सकता है, पैराबोलिक वेरिएशन ऐसे भी हो सकता है। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, सब लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। एक तो कर्व है कर्व 1 और एक है कर्व 2, ठीक है ना। अब आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा इक्वेशन वगैरह ये सब नहीं करना है, ठीक है। जब इतनी ज्यादा इक्वेशन वगैरह नहीं लगाना है, आपको इतना समझ में आ गया, सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट की है, यहां पर शियर फोर्स की वैल्यू कितनी है? WL/6, यहां पर शियर फोर्स की वैल्यू है WL/3, तो शियर फोर्स डायग्राम पे आपने इनको रिप्रेजेंट कर दिया। अब पैराबोलिक वेरिएशन आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा है, क्योंकि लोडिंग लीनियर है तो शियर फोर्स डायग्राम पैराबोलिक हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्यूबिक पैराबोला हो जाएगा। तो शियर फोर्स डायग्राम इस पैराबोला, पैराबोला में दो केस बन सकते हैं। WL/3 नीचे कैसे आया? अरे मेरे बेचारे बच्चे, देखो, ये था P, ये था P/2, ये था P/2, ये वाला केस ले लेते हैं, ठीक है। इस वाले केस में हमने क्या किया था? P/2 यहां से ऊपर लग रहा था तो ऐसे ऊपर लगा दिया, ठीक है। यहां से P/2 ऊपर लग रहा था, ये ऊपर लग रहा था, तो P/2 यहां पर नीचे लगा देंगे। नीचे क्यों लगा देंगे? क्योंकि यहां से ये वापस से जीरो पे पहुंचाना है ना, तो ये जब नीचे होगा तभी तो इसको ऊपर ले जाके जीरो पे पहुंचा पाएगा। तो यहां पर जीरो था, जीरो से नीचे था, सॉरी, नेगेटिव था, ठीक है। सही बात नहीं बात? कैसा था इसका शियर फोर्स डायग्राम? ऐसा था ना, ऐसा था। तो ये जो P/2 ऊपर ले जाएगा, जीरो पर पहुंचाएगा, तो कोई नीचे होगा तभी तो उसको ऊपर ले जाके जीरो पे पहुंचाएगा, है ना। तो ये यहां पर जीरो था, जीरो के नीचे था, जीरो के नीचे था, तभी तो ये ऊपर ले जाके ये इसको जीरो पे पहुंचा पाएगा। कोई पहले से ही अगर ऊपर रहा होगा तो उसको ये और ऊपर पहुंचा के डबल ऊपर नहीं हो जाएगा? सही बात, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। चलो, WL/3 नीचे कैसे, ये सबको क्लियर है ना? यहां पर ये नीचे है
और यहां पर ये ऊपर है, ठीक है, ये सबको क्लियर है। आगे चलते हैं। अब आपसे ही मैंने ये पूछा कि ये पैराबोलिक होगा, 2 डिग्री कर्व होगा, 2 डिग्री कर्व होगा तो पहला वाला केस भी बन सकता है, दूसरा वाला केस भी बन सकता है। अब आपको ये दिमाग लगाना है कि ये पहला वाला केस बनेगा या दूसरा वाला केस बनेगा। सेकंड वाला केस किसी ने कहा, किसी ने कहा फर्स्ट वाला केस, किसी ने कहा सेकंड वाला केस। तो क्या करें, तो क्या करें समझते हैं। हमने एक और वेरिएशन देखा था, एक रिलेशनशिप देखा था लोडिंग इंटेंसिटी और शियर फोर्स में, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू लोडिंग इंटेंसिटी। अभी लोडिंग तो हमारे पास नीचे की डायरेक्शन में ही है, माइनस माइनस छोड़ो, बस रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स या स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम लोडिंग इंटेंसिटी के बराबर होगा, ठीक है। इससे समझते हैं, इससे समझते हैं। तो स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम हमको कैलकुलेट करना है, लोडिंग इंटेंसिटी हमारे पास गिवन है। लोडिंग इंटेंसिटी जब हमारे पास गिवन है तो यहां से स्लोप की हेल्प से हम पता कर लेंगे कि कौन सा कर्व होगा, 1 या 2, है ना। इनके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन तो नहीं होगा। ऐसे तो नहीं कह दोगे आप कि सर ये तो सीधा चला जाएगा, ऐसे यहां पर बना दो सर, ऐसे पैराबोलिक वेरिएशन है, सीधे नहीं जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अरे दिमाग लगाने को मना किया है क्या? पहली बार भी पढ़ रहे हो तो दिमाग तो लगा ही सकते हो, ठीक है। चलो अब देखो, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू। जब लोडिंग इंटेंसिटी क्या है, 0 है, जब लोडिंग इंटेंसिटी 0 है तो स्लोप ऑफ शियर फोर्स कितना होगा? जब लोडिंग इंटेंसिटी 0 है, स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम कैसा होगा? 0। स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम 0 का मतलब क्या होता है? लोडिंग इंटेंसिटी 0, यहां पर पॉइंट ए पर लोडिंग इंटेंसिटी 0, स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम कैसा हो जाएगा? स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम भी 0 हो जाएगा। 0 का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। स्लोप किसी चीज का 0 है मतलब क्या है, वो हॉरिजॉन्टल है या नहीं है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। यहां पर देखो कर्व 1 हॉरिजॉन्टल आ रहा है या कर्व 2 हॉरिजॉन्टल आ रहा है? यहां पर देखो कर्व 1 हॉरिजॉन्टल आ रहा है या कर्व 2 हॉरिजॉन्टल आ रहा है? कर्व 1 हॉरिजॉन्टल आ रहा है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर देखने से कर्व 1 जो यहां की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कर्व 1 सेटिस्फाई, अरे माइनस डब्ल्यू, माइनस डब्ल्यू लगा दिया, ठीक है। माइनस से क्या मतलब है कि लोडिंग इज डाउनवर्ड, ठीक है। खुश, आगे चलते हैं। अब यहां पर पॉइंट बी पर देखते हैं, पॉइंट बी, पॉइंट बी पर लोडिंग इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है ना। यहां से लेके यहां तक सबसे ज्यादा लोडिंग इंटेंसिटी किस जगह पर है? ए से लेके बी तक सबसे ज्यादा लोडिंग इंटेंसिटी बी पर ही है। तो जब सबसे ज्यादा लोडिंग इंटेंसिटी बी पर है तो शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप बी पर सबसे ज्यादा होगा कि नहीं होगा? बी पर सबसे ज्यादा हो जाएगा ना। लोडिंग इंटेंसिटी यहां पर सबसे ज्यादा, यहां पर उससे कम, यहां पर उससे कम, और यहां पर तो 0 ही है, ठीक है ना। ठीक है, तो जब लोडिंग इंटेंसिटी बी पर मैक्सिमम है तो स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम भी बी पर मैक्सिमम होगा। कौन सा वाले कर्व का स्लोप मैक्सिमम जा रहा है बी पर? ए फर्स्ट वाले का या सेकंड वाले का? फर्स्ट वाले का या सेकंड वाले का? तो बी पर जो स्लोप मैक्सिमम जा रहा है वो फर्स्ट वाले का जा रहा है। तो यहां पर भी ना पहले ही वाला केस जो है वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, स्लोप की कंडीशन को। 2 में तो उल्टा हो रहा है, जहां पर लोडिंग इंटेंसिटी 0 थी वहां पर स्लोप मैक्सिमम था, और जहां पर लोडिंग इंटेंसिटी मैक्सिमम है यहां पर ये 0 पहुंचा रहा है स्लोप। बड़ा गंदा बच्चा है ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, हिल गया पूरा। हाँ, इसका मतलब कर्व 1 करेक्ट कर्व हो जाएगा, समझ में आ गया? कर्व 1 सही हो जाएगा, कर्व 1 विल बी द करेक्ट। तो हमारा जो शियर फोर्स डायग्राम बनेगा ऐसा बन जाएगा। बात समझ में आई सबको? बात समझ में आ गई? लोडिंग इंटेंसिटी 0, शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप 0। लोडिंग इंटेंसिटी मैक्सिमम, शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप मैक्सिमम। डन। अब ये L/3 पर कट कर रहा है कि कौन सी जगह पर कट कर रहा है ये तो हमें पता नहीं है। ये कैसे पता चलेगा, बताओ, कौन बताएगा कि ये कट कहां पर कर रहा है? ये इसको कट कहां पर कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा? हाँ, ये कैसे पता चलेगा? हाउ वी विल नो दैट? ये समझ नहीं आया, क्या चीज समझ नहीं आई? W0, W0, स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम 0। स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम, स्लोप 0 का मतलब क्या है? dv बाई डी एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम इज 0।
मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट से पता चल जाएगा कि ये किस जगह पर कट कर रहा है। जहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वहां से पता चलेगा, या जहां पर शियर फोर्स 0 है वहां मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे? उल्टा बोल रहे हो। बेस से L/3 फ्रॉम राइट, ना बेटा ना, नो 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 ना ना ना। देखो इसको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा ये समझते हैं, ठीक है। हाउ विल कैलकुलेट कि ये कहां पर है। सबसे पहली बात शियर फोर्स की इक्वेशन लिख लेते हैं, शियर फोर्स की इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी सेक्शन ले लेते हैं, या फिर हाँ कोई भी सेक्शन ले लेते हैं। यहां पर मान लेते हैं कि यहां से ए से एक्स डिस्टेंस पर शियर फोर्स 0 हो रहा है, ए से एक्स डिस्टेंस पर शियर फोर्स 0 हो रहा है, ठीक है ना। तो ए से एक्स डिस्टेंस पर शियर फोर्स 0 कर देते हैं। तो जब शियर फोर्स 0 हो जाएगा तो यहां पर ये 0 आ जाएगा, ठीक है ना। और शियर फोर्स 0 होगा यानी समेशन ऑफ फोर्सेस टुवर्ड्स द लेफ्ट, ये सब 0 हो जाएंगे, है ना। इन सारी फोर्सेस का एल्जेब्रिक समेशन 0 हो जाएगा, L/√3 पर आएगा। बिल्कुल सही बात है, L/√3 पर तुमको पहले से याद था, तुमने अभी कैलकुलेट नहीं किया। तो शियर फोर्स एट एक्स कैलकुलेट करते हैं। शियर फोर्स एट एक्स के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आर ए की वैल्यू आ गई, आर ए की वैल्यू पहले से ही पता है WL/6, ठीक है ना। और ये प्लस होगी या माइनस होगी बताओ, आर ए की वैल्यू प्लस है या माइनस है? आर ए की वैल्यू छोड़ो, यहां पर जो शियर फोर्स है इसमें आर ए की वजह से पॉजिटिव शियर फोर्स आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है? आर ए की वजह से पॉजिटिव शियर फोर्स आएगा यहां पर या नेगेटिव आएगा? आर ए किस तरह से दे रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है मतलब पॉजिटिव आएगा। बिल्कुल सही है, सारे बच्चे समझदार हैं, तो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरी बात, अब आर ए की वजह से तो देख लिया, लेकिन ये वाली जो लोड है ना, टोटल लोड, ये वाला ट्रायंगल कितना लोड लगा रहा है ये भी देखना पड़ेगा। और ये डेफिनेटली नेगेटिव आएगा क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है, तो माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। अब इस ट्राइंगल की वजह से जो लोड आ रहा है, इतने वाले एरिया की वजह से जो लोड आ रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया, है ना। इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए बेस तो हमको पता है कि x है, लेकिन ये हाइट नहीं पता ना, हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत आसान है, हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा ये ट्राइंगल का एरिया। बेस पता है क्योंकि हमने x डिस्टेंस पर ही लिया है, लेकिन ये हाइट नहीं पता। ये हाइट कैसे पता करेंगे, हाइट पता करने के लिए क्या करेंगे, सिमिलर ट्राइंगल लगा सकते हैं क्या? ये वाले बड़े वाले ट्राइंगल में और ये छोटे वाले ट्राइंगल में सिमिलर ट्राइंगल लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये वाली जो हाइट है ना, इसको मान लेते हैं WX, यहां पर लोडिंग इंटेंसिटी मान लेते हैं स्मॉल WX, ठीक है। तो फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल वी कैन से W डिवाइडेड बाय लेंथ इज इक्वल टू WX डिवाइडेड बाय X, है ना। हाँ यूनिटरी मेथड लगा लो, सिमिलर ट्राइंगल लगा लो, बोथ आर सेम थिंग। तो WX डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस X इज इक्वल टू W बाय L। L स्मॉल में दिया है, हाँ L स्मॉल में दिया है तो स्मॉल L लिख लेते हैं। तो यानी कि ये जो WX हो जाएगा, ये हो जाएगा W इंटू एक्स बाय L। यहाँ पर WX जो है ना, ये सफिक्स में है, ठीक है। तो ये WX आ गया, W इंटू एक्स बाय L। किसी को कोई दिक्कत क्या, ये WX कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ गया, सिमिलर ट्राइंगल से ये WX कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब जब WX कैलकुलेट कर लिया है तो इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने में फिर क्या मुसीबत है, आ गया, है ना। इस ट्राइंगल का एरिया आ गया, क्या आ गया, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितनी है x और हाइट कितनी है WX। तो WX को अभी ऐसे ही छोटा सा लिख देते हैं, बाद में लिख देंगे। RA की वैल्यू क्या है, WL/6 माइनस हाफ x इंटू WX क्या था, W इंटू एक्स बाय L। इस WX में और इस WX में अंतर है ना। इस ऊपर वाले WX में और नीचे वाले WX में अंतर है। ये क्या है, W बता रहा है कि वेट कितना है x डिस्टेंस पर, और ये बता रहा है वो वाला वेट इंटू x, ठीक है। चलिए तो ये हो गया WL/6 माइनस WX² 2L। अब आप ये देखो ध्यान से जरा, यहां पर वेरिएशन कैसा है, वेरिएशन है पैराबोलिक वेरिएशन है, ठीक है। तो ये तो किसी भी जनरल सेक्शन पे आ गया, शियर फोर्स की वैल्यू किसी भी जनरल सेक्शन पे हो सकता है। अब यहां से कितने डिस्टेंस पर
कितने डिस्टेंस पर, एक्स की कितनी वैल्यू होनी चाहिए कि शियर फोर्स जीरो हो जाए। तो यहां पर क्या करना है, शियर फोर्स की वैल्यू जीरो रख देंगे। तो फॉर जीरो शियर फोर्स, जीरो शियर फोर्स क्या करेंगे, एस एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो जीरो विल बी इक्वल टू डब्ल्यू एल बाय सिक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू एल, ठीक है ना। और यहां से आ जाएगा डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, थ्री बचेगा यहाँ पर, एल स्क्वायर बाय थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स इज इक्वल टू एल बाय रूट थ्री हो जाएगा, एक्स इक्वल टू एल बाय रूट थ्री। कोई दिक्कत, x इक्वल टू एल बाय रूट थ्री पर हमको क्या मिल जाएगा, शियर फोर्स की वैल्यू जीरो मिल जाएगी। और जिस जगह पर शियर फोर्स की वैल्यू जीरो मिल गई है, यहां पर क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो जाएगा, है ना, बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम। इसीलिए किसी ने कहा है कि ना पूछो मेरी मंजिल कहां है, ना पूछो मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, मैंने खुद से ये वादा किया है। ठीक है, तो ऐसा ही वादा अपने आप से करके और आगे बढ़ते हैं। हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। नाउ वी विल कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन आपको ये तो पता चल गया, बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन आ जाएगा क्यूबिक पैराबोला, ठीक है ना। बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन कैसा आ जाएगा, क्यूबिक पैराबोला, ये था पैराबोला, तो बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा क्यूबिक पैराबोला। अब जैसे कि यूडीएल के केस में ना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम था सिमेट्रिकल, यूडीएल के केस में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम था सिमेट्रिकल और बीचों बीच थी मैक्सिमम वैल्यू। यहां पर क्या होगा कि क्यूबिक पैराबोला बनेगा, सिमेट्रिकल नहीं बनेगा, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सिमेट्रिकल नहीं बनेगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी जहां पर शियर फोर्स जीरो है, वहां पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है ना, वहां पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। इसको ना थोड़ा सा करेक्ट करके बनाते हैं, थोड़ा सा ना ऐसा होगा, देखो ये डब्ल्यू एल बाय सिक्स है, तो इसका ना डबल होना चाहिए, थोड़ा सा और नीचे जाएगा ये, दिस विल गो फर्दर डाउन, थोड़ा सा और नीचे। हाँ, अब जब इसको पैराबोलिक बनाएंगे तो थोड़ा सा इधर पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये एल बाय टू से थोड़ा सा आगे रहेगा, एल बाय टू से थोड़ा सा आगे, एल बाय रूट थ्री, यहां से एल बाय रूट थ्री पर, सो दिस विल बी एल बाय रूट थ्री। एल बाय रूट थ्री पर क्या हो रहा है, हमारा शियर फोर्स जीरो हो रहा है, यहां पर शियर फोर्स जीरो हो रहा है, तो इसी लोकेशन पर हमारा बेंडिंग मोमेंट विल बिकम मैक्सिमम, बेंडिंग मोमेंट हमारा यहां पर मैक्सिमम हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट इस लोकेशन पर मैक्सिमम हो जाएगा ना। इस लोकेशन पर जब बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो जाएगा तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा। अब यहां पर ना बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, यहां पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट वैसे भी कोई मोमेंट रेजिस्ट नहीं करता, जब कोई मोमेंट रेजिस्ट नहीं करता तो बेंडिंग मोमेंट तो हमेशा हिंज सपोर्ट पर जीरो ही आना है, हिंज सपोर्ट पर बेंडिंग मोमेंट हमेशा जीरो ही आना है, ठीक है। तो यहां पर बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा जीरो, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा हिंज सपोर्ट पर जीरो, हिंज सपोर्ट पर बेंडिंग मोमेंट जीरो आ जाएगा। और जब इस वाले हिंज पर जीरो आ रहा है तो इस वाले हिंज पर भी जीरो आएगा, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट कैसा होगा, सैगिंग होगा, बेंडिंग मोमेंट विल बी सैगिंग, सैगिंग हो जाएगा और इस लोकेशन पर मैक्सिमम होगा। तो बस अब क्या है, बना देते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी और फिर ये इस तरह से, ठीक है ना। तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, इस तरह से। और यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है, अगर कन्वेंशनल लिख रहे हो तो 2 डिग्री लिख दो या पैराबोला लिख दो या दोनों लिख दो, ठीक है। लेकिन कन्वेंशनल में आपको ये कर्व मेंशन करना जरूरी है ना। यहां पर आप क्या लिखोगे, 3 डिग्री या फिर क्यूबिक या क्यूबिक पैराबोला, जो लिखना चाहो लिख दो, ठीक है ना। और यहां पर इसकी ना मैक्सिमम वैल्यू भी आपको कैलकुलेट करके बतानी पड़ेगी कि ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है ये भी आपको बतानी पड़ेगी कैलकुलेट करके। जा सकता है, क्वेश्चन मार्क, कौन जा सकता है, कहाँ जा सकता है, जा तो सकता है, कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं तो जा ही सकता है, लेकिन अब ये नहीं पता मुझे तुम किसकी बात कर रहे हो। ये हो गया शियर फोर्स डायग्राम, ये हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। सो दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव, यहां पर ये पूरा का पूरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पॉजिटिव है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, क्या बेंडिंग मोमेंट वेरिएशन कभी 4 डिग्री जा सकता है। अब अगर सोचो लोडिंग हमने पैराबोलिक लगा दी तो
वैसे नहीं होती लोडिंग पैराबोलिक, लेकिन मान मान लो लगा दी, कहीं से पैदा होके आ गई ऐसी पैराबोलिक लोडिंग, तो ये हो जाएगा क्यूबिक पैराबोला, ये हो जाएगा 4 डिग्री। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, उनको पता है आपका लेवल क्या है, किस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, उसी लेवल के। दुश्मनी थोड़ी निकालनी है ऐसे कि आप साइंस की तरफ से उसकी बेटी के रिश्ते में शादी में खाना खाने पहुंच गए थे, साइंस की तरफ, हम साइंस की तरफ से आए हैं, तो फिर इस तरह के लगा देगा। WL² / 9√3, वेरी गुड। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, PM मैक्स, ये आ जाएगा WL² / WL³ आएगा ना मेरे ख्याल से, स्क्वायर में तो ये चल रहा था, WL³ / 9√3 आ जाएगा, है ना? नहीं 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 नहीं, WL² ही आएगा, WL² / 9√3, बिल्कुल ठीक है, ये आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। लेकिन ये आया कैसे, तो बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिखते हैं हम, बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन, बेंडिंग मोमेंट एट एक्स क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट एट एक्स किसकी वजह से आएगा, देखो RA की वजह से आएगा यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट, और इस ट्रायंगुलर लोड की वजह से आएगा। ठीक है ना, तो RA की वजह से कितना आ जाएगा, RA इंटू एक्स डिस्टेंस, इट विल बी इक्वल टू RA इंटू एक्स। पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, जल्दी बताओ, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहां पर ये क्या है, बीम को स्माइल कराने की कोशिश कर रहा है, और इस लोडिंग की वजह से जो ट्राइंगल पूरा लोड बन रहा है ना, इसकी वजह से नेगेटिव आ जाएगा ऐसे। अब इसकी वजह से यहां पर बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, वो हो जाएगा दिस लोड इनटू इसके सेंट्रोइड का डिस्टेंस। तो यहां पर ये जो पूरा लोड है ये कितना है, ये तो हमने कैलकुलेट किया था शायद अभी, यही था ना, ये कैलकुलेट किया था ना, WX² / 2L। ठीक है ना, तो ये लोड अब हमको पहले से ही पता है, तो यहां पर आ जाएगा -WX² / 2L इनटू, अब इसके सेंट्रोइड का डिस्टेंस, ये पूरा टोटल डिस्टेंस था x, इसके सेंट्रोइड का डिस्टेंस यहां से x/3 हो जाएगा ना, x/3, x/3। बताओ ये चीज समझ में आ गई क्या, mx, mx सबको समझ में आ गया। बेंडिंग मोमेंट एट x, इज इट क्लियर और नॉट। RA की वैल्यू रख देते हैं, RA की वैल्यू है WL/6 और इनटू x, x है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, माइनस ये क्या हो जाएगा WX³ / 6L। ठीक है, ये बेंडिंग मोमेंट एट x हो गया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो m मैक्स के लिए आपको x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए x = L/√3 रखना पड़ेगा। तो फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट x = L/√3। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए x = L/√3 रख देते हैं, तो m मैक्स कितना हो जाएगा, WL/6 इंटू x की जगह रखा हमने L/√3 माइनस L/√3 का क्यूब, L/√3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 6L। ठीक है, तो ये हो जाएगा WL² / 6√3 माइनस WL³ / 3 3 = 9, 3 3 = 9, 3 9 = 27, 27√3। ठीक है, सो 1/6√3 माइनस 1/27√3, 1/6 माइनस 1/27 कितना आ जाएगा, 7/54। RA या WL/6 टू डिस्टेंस, यह WX² / 2L इनटू h/3। x = L/√3, WL² / 6√3 माइनस क्यूब 3 3 6 = 18 है ना, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, 3 6 = 18, तो 1/6√3 माइनस 1/18√3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/9, है ना, तो ये आ जाएगा WL² / 9√3।
WL²/9√3। तो ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ गया। अब ये क्या है, स्टैंडर्ड रिजल्ट क्यों बोल रहा हूं, ये एज इट इज याद कर लो आप, है ना, यू जस्ट रिमेंबर एज इट इज याद कर लो। ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू इतनी आती है, ये याद कर लिया आपने। तो क्या क्या चीजें याद करनी है, इसमें जो चीजें याद करनी है वो उन पे मैं स्टार मार्क कर देता हूं, ठीक है। इसके ऊपर सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डायग्राम बना दिया, ये वाला डायग्राम बना के दे दिया आपको, ठीक है। इस डायग्राम में पूछ लिया shear force वैल्यू विल बी 0 एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए सपोर्ट से shear force कितने डिस्टेंस पर 0 हो जाएगा। आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ ये आंसर सीधे सीधे टिक करना है, और सीधे सीधे टिक आप तब कर पाओगे जब ये आपको याद होगा, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया। दूसरा स्टैंडर्ड रिजल्ट, इस केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, ये दो चीजें आपको याद करनी है। समझ में आ गया। अच्छा, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि आपके पास ये वाली बीम दे दी है और इस तरह की लोडिंग दे दी है, पूछा कि शियर फोर्स डायग्राम का वेरिएशन कैसा होगा, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। पूछ लिया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का वेरिएशन कैसा होगा, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। तो 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समा गए इसके अंदर, है ना। और बताता हूं, ये आर ए की वैल्यू ये भी याद कर लो, 5वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये आरबी की वैल्यू ये भी याद कर लो, 6वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। या फिर हो सकता है एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों पूछ ले, है ना, या फिर ऐसे। और पॉइंट ए पर शियर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ शियर फोर्स एट पॉइंट ए। तो शियर फोर्स एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा, WL/6 ही हो जाएगा। जितनी ये सपोर्ट रिएक्शन आ रही है उतना ही तो शियर फोर्स आएगा, ठीक है। या फिर पॉइंट बी पर शियर फोर्स की वैल्यू कितनी है, तो पॉइंट बी पर शियर फोर्स की कितनी वैल्यू आ जाएगी, जितना यहां पर सपोर्ट रिएक्शन आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो इससे ना 7-8 टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद कर लेनी है। ये वाली वैल्यू आर ए, ठीक है, ये वाली वैल्यू आर बी। और एग्जाम में ना सॉल्व करने नहीं बैठना है, एग्जाम में आपको जाना है ये याद करके। ये चीजें याद होंगी एग्जाम में तो सीधे सीधे टिक करोगे, बाकी बचे हुए टाइम में और सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। अलग से इन सब की वैल्यू की चार्ट बनवा दें, अब वो भी मैं बनवाऊं, तुम्हारे पास ये सारी मैंने मार्क कर दिए हैं, अब चार्ट तुम बना लो। तुम तो ऐसे कहते हो मैं तुम्हारे घर पे आके कॉपी में लिख दूं सर ये चार्ट बना रहा हूँ, हाँ ठीक है बना देता हूँ। एक डाउट था, यूवीएल वाले क्वेश्चन को 2 पार्ट में बीम को ब्रेक करके भी कर सकते हैं। कैसे 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे यूवीएल वाले क्वेश्चन को, कैसे सर? आज कैंटिलीवर वाला 30 मिनट बचा है बस, कैंटिलीवर वाला केस, चलो कैंटिलीवर वाला केस कर देते हैं। ये हो गया 5वां क्वेश्चन, 5वां केस। तो 5वें केस में क्या है हमारे पास, 5वें केस में देखो कैंटिलीवर बीम है और हमको क्या करना है, शियर फोर्स डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने हैं, ठीक है। 5वां केस एसएफडी एंड बीएमडी। शियर फोर्स डायग्राम इसका कैसा होगा, शियर फोर्स डायग्राम पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, इसका जो शियर फोर्स डायग्राम होगा ना वो रेक्टेंगुलर हो जाएगा, है कि नहीं। शियर फोर्स डायग्राम विल बी रेक्टेंगुलर। यहां से शियर फोर्स जो आ रही है वो पूरे में ही, अगर इस सेक्शन पर देखो, इस सेक्शन पर देखो, इस सेक्शन पर देखो, कभी खुद से भी बना लिया करो, कुछ लिख लिया करो, सर शॉर्ट पीडीएफ दे दो, सर ये दे दो। अरे बेटा खुद के नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स ही काम आते हैं। ये शियर फोर्स डायग्राम रेक्टेंगुलर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है शियर फोर्स डायग्राम में। आपने इस सेक्शन पर देखा, सेक्शन के राइट साइड की सारी फोर्सेस का समेशन कर दिया, पी के बराबर ही आ रहा है, ठीक है। यहां पर देखा पी के बराबर, यहां पर देखा पी के बराबर, यहां पर देखा पी, ठीक है ना। और ये पॉजिटिव क्यों, क्योंकि ये क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहा है, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा पी और मैग्नीट्यूड पी विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट द बीम। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब बेंडिंग मोमेंट देख लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट अगर आप इस सेक्शन पर देखो तो पी एक्स एंड पी इंटू एक्स आएगा, और पी इंटू एक्स आएगा, क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो x की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, यहां पर रखेंगे 0 वैल्यू, यहां पर रखेंगे मैक्सिमम वैल्यू, तो ये किस तरह का आ जाएगा, इट विल कम लाइक दिस लीनियर, ठीक है ना। और नेगेटिव आ जाएगा माइनस दिस वैल्यू विल बी पीएल, और ये हो जाएगा 0, माइनस पीएल लिख दो या पीएल लिख दो, एक ही बात है। ये आ जाएगा आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्लियर है, कोई दिक्कत?
यस तो जितने पार्ट में कोई लोडिंग नहीं है, जितने पार्ट में कोई लोडिंग नहीं है वहां पर शियर फोर्स कांस्टेंट हो गया और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लीनियर हो गया। टेबल जो लिखी थी उससे वेरीफाई कर सकते हो सारे रिजल्ट्स। ठीक, अब आगे चलते हैं छठवें केस पे। सिक्स्थ केस ये आ गया कैंटिलीवर का। फिर से तो बच्चों ने कैंटिलीवर की डिमांड की और कैंटिलीवर के केस आ गए। वाह क्या बात है। ठीक है आगे चलते हैं और यहां पर हम कैंटिलीवर के लिए भी शियर फोर्स डायग्राम, कैंटिलीवर पे यूडीएल लग रहा है, इसके लिए शियर फोर्स डायग्राम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेते हैं। लेट अस ड्रॉ शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है तो यूडीएल जब है, शियर फोर्स डायग्राम का वेरिएशन कैसा आएगा? एसएफडी का वेरिएशन लीनियर आएगा, एसएफडी का लीनियर वेरिएशन आ जाएगा। ठीक है लीनियर वेरिएशन, लेकिन शियर फोर्स डायग्राम बनेगा पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा स्ट्रेट लाइन लीनियर वेरिएशन फ्रॉम हियर टू हियर, यहां से यहां तक। ठीक है और ये जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी? ये यहां पर वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी W इंटू एल, WL पॉजिटिव। ठीक है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का वेरिएशन कैसा बनेगा? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी पैराबोलिक, पैराबोलिक। अच्छा पैराबोला भी दो तरह का बन सकता है, एक तो ये वाला जो मैंने बनाया और एक ये वाला। अब आप लोग बताओ कि कौन सा शेप होगा? फर्स्ट वाला शेप होगा, सेकंड वाला शेप होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का? दिस इज शियर फोर्स डायग्राम, दिस इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम जीरो से चालू होके WL तक, पॉजिटिव WL। BMD पैराबोला बिल्कुल सही बात है। पहला वाला कर्व या सेकंड वाला कर्व, कौन सा कर्व बनेगा? पहला वाला कर्व आपने बताया, क्यों? फिर से वही देखते हैं, dm/dx रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स के बराबर है ना? तो जहां पर शियर फोर्स जीरो है वहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट, यानी बेंडिंग मोमेंट किस स्पीड से चेंज हो रहा है? जीरो स्पीड से चेंज हो रहा है, यानी स्लोप क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल हो गया, स्लोप इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना? तो जहां पर शियर फोर्स जीरो वहां पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप भी जीरो, तो यहां पर स्लोप जीरो, पहले वाले कर्व में ही स्लोप जीरो हो रहा है। ठीक है अब इधर पर शियर फोर्स मैक्सिमम हो रहा है, बढ़ते 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 शियर फोर्स क्या हो गया? यहां पर मैक्सिमम हो गया, यहां पर मैक्सिमम हो गया, यानी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप भी यहां पर मैक्सिमम हो जाएगा। तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते स्लोप क्या हो गया? यहां तक आते आते मैक्सिमम हो गया। ठीक है ना? तो कर्व टू विल बी द करेक्ट, कर्व वन करेक्ट हो जाएगा और कर्व टू गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख लेंगे। अब यहां पर जो वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू कितनी आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी WL²/2। इन जनरल यूडीएल के लिए ना, यूडीएल के लिए इन जनरल WX²/2 यूज करते हैं, WX²/2 है ना? जैसे यहां पर कोई सेक्शन है x डिस्टेंस पर, तो यहां पर जो बेंडिंग मोमेंट आएगी यूडीएल की वजह से ये WX²/2 आएगी। ठीक है ना? और क्योंकि कैंटिलीवर वाला पोर्शन है ये माइनस हो जाएगा, कैंटिलीवर वाला पोर्शन है ये माइनस हो जाएगा। क्लियर? सर आपने कहा था जहां पे शियर फोर्स जीरो होगा वहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। बेसिकली क्या होता है, जो जहां पर शियर फोर्स जीरो होता है ना, dm/dx इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है? dm/dx इक्वल टू जीरो का मतलब बेसिकली ये है कि यहां पर क्या हो रहा है, शियर फोर्स सॉरी स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज जीरो। अब उसका इंटरप्रिटेशन आया कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैक्सिमम होगा, तो स्लोप जीरो से ये इंटरप्रेट हमने कैसे किया? देखो जब किसी चीज का स्लोप जीरो होगा तो या तो वो मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम हो सकता है। किस जगह पर पूरे कर्व में किस जगह पर स्लोप जीरो हो रहा है? किस जगह पर स्लोप जीरो हो रहा है? स्लोप जीरो हो रहा है यहां पर स्लोप जीरो हो रहा है। ठीक है और यहां पर जीरो हो रहा है, तो जिस भी जगह पर स्लोप जीरो हो जाएगा dm/dx इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है? स्लोप जीरो हो रहा है। ठीक है स्लोप जीरो हो रहा है, तो एक तो यहां पर स्लोप जीरो हो रहा है और एक यहां पर स्लोप जीरो हो रहा है। जिस भी जगह पर स्लोप जीरो होगा वो या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। ठीक है ना? या मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो यहां पर भी स्लोप जीरो हो रहा है पर यहां पर मिनिमम हो गया। ठीक है क्लियर है? कोई दिक्कत? अयान चलो क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला केस, अगला केस ये मोमेंट का आ गया। अगले केस से पहले ना हम एक काम और करते हैं। पिछला वाला केस क्या था? छठवां केस था, इसका सेवेंथ केस लिखते हैं। एक और केस लिख लेते हैं कैंटिलीवर का। सेवेंथ केस क्या हो जाएगा हमारे पास? हमने कैंटिलीवर बीम बनाई,
और कैंटिलीवर बीम के ऊपर ना यूडीएल लगा देते हैं, नहीं यूडीएल नहीं, यूवीएल लगा देते हैं, ठीक है। लेट अस ड्रॉ यूवीएल। यूडीएल तो कर ही चुके हैं, यूवीएल भी कर लेते हैं। कैंटिलीवर बीम के ऊपर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगा देते हैं। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड जब लगाया तो किस तरह का लोड आया, तो लोड आया हमारे पास कुछ इस तरह का। लोड आया इस तरह का। ये हो गया हमारे पास यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ठीक है। चलो, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है ये, यहां पर 0 से शुरू हो रहा है, यहां पर W तक जा रहा है, ठीक है। यहां पर 0 से शुरू हो रहा है। अच्छे से समझ नहीं आ रहा, कौन सी चीज अच्छे से समझ नहीं आ रही तुरंत पूछ लो। क्या चीज अच्छे से समझ नहीं आ रही, कौन सी चीज अच्छे से समझ नहीं आई, बता दो क्या चीज अच्छे से समझ नहीं आई। ये वाला शियर फोर्स डायग्राम, ये वाला बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। केस बताओ पहले, फिर बताओ उसका शियर फोर्स डायग्राम या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, क्या चीज अच्छे से समझ नहीं आई। ठीक है, जल्दी बताओ क्या चीज अच्छे से समझ नहीं आई। कैंटिलीवर वाला, कैंटिलीवर वाले में क्या चीज नहीं है, यूवीएल केस समझ में नहीं आया अच्छे से। यूवीएल में इससे पहले वाला वीएमडी, यूवीएल समझ में नहीं आया। चलो यूवीएल के बारे में थोड़ा सा फिर से बता देते हैं। कहाँ गया यूवीएल, ये वाला नहीं समझ में आया। एक काम करो, 2-3 बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये आप लिख लो, 2-3 बार इतना पार्ट का वीडियो ना 2-3 बार देखना और 2-3 बार प्रैक्टिस करना, समझ में आ जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो छोड़ा गया है कि आपको समझ में ना आए, ठीक है ना। ये समझ में आ जाएगा आपको, लेकिन 2-3 बार इतना वीडियो जरूर देख लेना, 2-3 बार देख लेना, पक्का प्रॉमिस करो। ये बताओ देखोगे कि नहीं देखोगे, देखोगे 2-3 बार वीडियो कि नहीं देखोगे, 2-3 बार प्रॉमिस करो जल्दी से। देखो यहां पर क्या है, लोडिंग जो है वो कैसी है, लोडिंग है लीनियर x की पावर 1 से, ठीक है। ये वाला जो शियर फोर्स डायग्राम आएगा ये पैराबोलिक आ जाएगा, ये आ जाएगा क्यूबिक पैराबोला। एसएफडी तो नेगेटिव होता है कैंटिलीवर में, शियर फोर्स डायग्राम नेगेटिव होता है क्या कैंटिलीवर में, किसने कहा नेगेटिव होता है। ऐसा पक्का है हर जगह, हमेशा जब भी कैंटिलीवर देखोगे शियर फोर्स डायग्राम नेगेटिव बना दोगे, देखेंगे ना। चलिए बढ़िया, कैंटिलीवर का बीएमडी का कर्व बता दीजिए। देखो कैंटिलीवर में अगर तुम साइन कन्वेंशन ध्यान रखा करो, जो मैंने पढ़ाया है वो ध्यान रखा करो, तुम जाने क्या क्या चीजें याद करके आ जाते हो। अब अगर कैंटिलीवर ऐसी बनी है, जब ऐसी बनी है तो ये वाले लोड की वजह से कैसा रोटेशन आ रहा होगा, इस वाले लोड की वजह से एंटी क्लॉकवाइज आ रहा होगा, इस वाले लोड की वजह से एंटी क्लॉकवाइज आएगा ना। तो जब ऐसा लोड लगेगा तब ये नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन जब इधर पर लोड लग रहा है तब ये क्या ऐसा रोटेशन करा रहा है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहा है, तो इसकी वजह से एसएफडी पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको साइन कन्वेंशन ध्यान रखने हैं, बेसिक्स ध्यान रखने हैं, ऐसी चीजें मत रट के बैठ जाया करो कि कैंटिलीवर के लिए तो नेगेटिव होता है। कौन ने बताया कि हम नेगेटिव होगा, कहीं रूल लिखा हुआ है क्या, ठीक है। कैंटिलीवर का यूडीएल का फिर से समझा दें। यहां पर आपने शियर फोर्स की इक्वेशन लिखी, ये एक्स एक्स है, ठीक है ना। तो यहां पर शियर फोर्स एट एक्स कितना हो जाएगा, शियर फोर्स एट एक्स बताओ, W इंटू एक्स नहीं हो जाएगा, W इंटू एक्स हो जाएगा नहीं हो जाएगा, है ना। ये जो टोटल लोड आ रहा होगा इतने पार्ट का टोटल लोड, ये लोडिंग इंटेंसिटी इंटू लेंथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू एक्स। पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज रोटेशन कराएगा, ठीक है ना, ये क्लॉकवाइज रोटेशन कराएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये W इंटू एक्स हो गया। जब आपको पॉइंट बी पर निकालना है, पॉइंट बी के लिए एक्स की वैल्यू क्या रखोगे, पॉइंट बी के लिए एक्स की वैल्यू रखोगे 0, एक्स की वैल्यू 0 रखी तो शियर फोर्स एट बी आ गया 0। पॉइंट ए के लिए शियर एक्स की वैल्यू क्या रखोगे L,
पॉइंट ए के लिए x की वैल्यू रखोगे l, ये आ गया, इधर पर x की वैल्यू l रखी, ये आ गया प्लस WL। ठीक है, कुछ चीजें जो समझ में नहीं आया करें ना, खुद से कॉपी में करके देखा करो, जो सारे कॉन्सेप्ट्स हमने बताए हैं ना वही सारे कॉन्सेप्ट्स लग रहे होते हैं, है ना। ठीक है, ये शियर फोर्स का वेरिएशन आ गया, और बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट एट x कितना हो जाएगा यहाँ पर, W इंटू एक्स, ये तो हो गया टोटल लोड, और इसका सेंट्रोइड से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, WX² 2 हो जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा WX² 2। ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलो, बेंडिंग मोमेंट एट बी के लिए x की वैल्यू कितनी रखेंगे, 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 0, माइनस 0 होगा प्लस 0 होगा, अरे 0 तो 0 होता है। बेंडिंग मोमेंट एट ए, x की वैल्यू कितनी रखेंगे, l रखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस WL² 2, माइनस WL² 2। ठीक है, करेक्ट है, समझ में आ गया। ऐसे थोड़ा सा खुद से सॉल्व कर लिया करो कभी कभी, हमने बता दिया, तो समझने की अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत है तो खुद से सॉल्व भी तो करके देखो, जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे ना तब तक समझ में आएंगी भी नहीं चीजें, आप ऐसे ही बैठे रह जाओगे फिर हमेशा। ठीक है ना, चलो यहाँ पर शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स वही है कि किस तरह से सॉल्व करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कोई अंतर नहीं है कहीं भी। ठीक है, यहां पर सेक्शन लिया, यहां पर सेक्शन लिया x डिस्टेंस पर, ठीक है ना, टोटल लोड निकाल लिया। अब इतना तो पता चल गया आपको कि यहां पर ये जो लोडिंग इंटेंसिटी आएगी WX, दिस विल बी W इंटू एक्स बाय एल, ये आ जाएगी। सिमिलर ट्राइंगल से जैसे यूडीएल में कैलकुलेट किया था उसी तरह से आ जाएगा, है ना। अब शियर फोर्स डायग्राम कैसा आएगा, इसके लिए पैराबोलिक आएगा। यहां पर जो शियर फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, ये रोटेशन कैसा दे रही है, पॉजिटिव दे रही है ना, तो शियर फोर्स का पैराबोलिक वेरिएशन बना देते हैं इस तरह से, ये पैराबोलिक वेरिएशन बन गया। जिस जगह पर जिस जगह पर लोडिंग जीरो है, शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप जीरो। जिस जगह पर लोडिंग जीरो, शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप जीरो। सब लोग बोलेंगे, जिस जगह पर लोडिंग जीरो, शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप क्या, जिस जगह पर लोडिंग जीरो, शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप क्या, शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप जीरो। जिस जगह पर लोडिंग मैक्सिमम, शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप क्या, जिस जगह पर लोडिंग मैक्सिमम, शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप मैक्सिमम। ठीक है, तो इस तरह का कर्व आपको मिल जाएगा, दिस विल बी पैराबोलिक कर्व, 2D कर्व। ठीक है ना, दिस विल बी 2 डिग्री पैराबोलिक, 2 डिग्री पैराबोलिक कर्व। ठीक है, अब यहां पर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, इस जगह पर जो वैल्यू आ जाएगी, इस पूरे के पूरे ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस कितना है L और हाइट है W, तो WL/2 आ जाएगा, दिस विल बी WL/2। ये पॉजिटिव आ गया। शियर फोर्स डायग्राम में कोई दिक्कत, ये आ जाएगा शियर फोर्स डायग्राम। बताओ, तो पहला स्टेप क्या था, ये एनालाइज किया कि लोडिंग कैसी है, लोडिंग कैसी है, लीनियर है, तो शियर फोर्स डायग्राम पैराबोला हो जाएगा, पैराबोला हो जाएगा, बना दिया। जहां पर अच्छा, फिर दूसरी चीज देखी हमने, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि इसकी वजह से क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है, ये पॉजिटिव बनेगा। तो पहली चीज पता चली पैराबोलिक, दूसरी चीज पता पड़ी पॉजिटिव, पैराबोलिक पॉजिटिव। ठीक है, तीसरी चीज ये कि पॉजिटिव बनेगा, ऊपर बनेगा। ठीक है, अब स्लोप कहां कहां पर कैसे होंगे, है ना, तो यहां पर लोडिंग जीरो है तो शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप भी जीरो है, और वैल्यू जीरो हो जाएगी यहां पर, क्योंकि ये x की पावर 2 से वेरी कर रहा है ना, तो जितना डिस्टेंस x का रहेगा यहां पर तो जीरो ही रहेगा, क्योंकि यहां से इधर पर कोई भी ट्रांसवर्स लोडिंग नहीं है जो यहां पर शियर फोर्स दे। जैसे जैसे यहां पर बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे ट्रांसवर्स लोडिंग आती जा रही है, और वैसे शियर फोर्स बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलो, तो यहां पर जीरो हो जाएगा, यहां पर मैक्सिमम हो जाएगा। अब स्लोप की बात करते हैं, तो इधर पर लोडिंग इंटेंसिटी जीरो है तो शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप जीरो हो जाएगा, यहां पर लोडिंग इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और क्यूबिक पैराबोला हो जाएगा। देखते से ही दो चीजें तो पता है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्यूबिक पैराबोला होगा, क्योंकि ये 2 डिग्री पैराबोला है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो जाएगा क्यूबिक पैराबोला। और यहां पर ये बीम को ना ऐसे रुला रहा है, रुलाने की वजह से क्या हो रहा है कि ये नेगेटिव हो रहा है, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब बेंडिंग मोमेंट की यहां पर वैल्यू जीरो होगी, इतना तो सबको ही समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जब लोड ही नहीं है इसके इधर पर, तो लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूबिक पैराबोला।
अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर लोडिंग इंटेंसिटी जीरो, यहाँ पर लोडिंग इंटेंसिटी मैक्सिमम, कर्व ऐसे भी बन सकता था, ठीक है ना। तो जब कर्व ऐसे बन सकता था तो हम ना इसके इन दोनों में क्या अंतर है, स्लोप का अंतर है। स्लोप देख लेते हैं। जहां पर शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप जीरो, सॉरी जहां पर शियर फोर्स डायग्राम की वैल्यू जीरो, वहां पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, जहां पर शियर फोर्स डायग्राम जीरो है, शियर फोर्स जीरो है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप भी जीरो। जहां पर शियर फोर्स मैक्सिमम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप मैक्सिमम, ठीक है ना। तो इस तरह का कर्व बन जाएगा, कोई दिक्कत, ये भी क्लियर, ठीक है। अब वैल्यू देख लेते हैं। तो यहां तक टोटल लोड कितना था, WL/2 था, है ना। और यहां से इस टोटल लोड की जो सेंट्रोइड एक्ट कर रहा है, ये कितने डिस्टेंस पर कर रहा है, L/3 पर, ठीक है ना। तो WL/2 इंटू L/3, ये हो जाएगा WL²/6 माइनस साइन के साथ, ठीक है। ये आ जाएगा आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, क्लियर है। WL/2 लीनियर होगा, WL/2 लीनियर भी हो सकता है, पैराबोलिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। हम शेप की बात करें तो बताओ, WL/2 कुछ ऐसी चीज है क्या जो लीनियर होगी या नहीं होगी। चलो ये सबको समझ में आ गए ना दोनों, ये दोनों सबको समझ में आ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चलें फिर, आगे चलें। हाँ अब कंसंट्रेटेड मोमेंट केस चलते हैं। जैसी जैसी आप आज्ञा देते जाओगे वैसे वैसे आगे चलते जाएंगे, ठीक है। आपने आज्ञा दी कंसंट्रेटेड मोमेंट केस, तो आपकी आज्ञा में, आपकी खिदमत में हाजिर हो गया है कंसंट्रेटेड मोमेंट केस, ठीक है। चलिए, कंसंट्रेटेड मोमेंट केस आ गया। लेट अस ड्रॉ नाउ शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। जहां पर भी कंसंट्रेटेड मोमेंट होगा, जहां पर भी कंसंट्रेटेड मोमेंट होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में सडन चेंज देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में सडन चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यस, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में सडन चेंज देखने को मिलेगा। अब आप लोग ये बताओ कि यहां पर आर ए और आरबी क्या होंगे, व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ आर ए और आरबी। आर ए और आरबी की वैल्यूज पहले बताओ, फिर शायरी वायरी करेंगे, ठीक है ना। आर ए और आरबी की वैल्यू बताओ, फिर शायरी वायरी करेंगे। ढूंढो इसमें आर ए और आरबी। आर ए आरबी बताओ सब लोग। 0 0 पैराबोलिक लिखे थे, अरे क्यूबिक पैराबोला, आधा आधा लिख दिया, क्यूबिक, क्यूबिक पैराबोला। 3 डिग्री पैराबोला भी मतलब क्यूबिक पैराबोला ही होता है, लेकिन चलो ठीक है ना, दिस इज क्यूबिक पैराबोला। इसका बताओ, M/L बता रहे हैं बच्चे। देखो यहां पर ना, अगर आपको आर ए और आरबी कैलकुलेट करना है तो क्या कर सकते हैं, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0 कर दें तो आरबी मिल जाएगा। समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0 कर देते हैं, आरबी मिल जाएगा, ठीक है। तो ए के अबाउट मोमेंट 0 किया, आरबी की वजह से ए के अबाउट कितना मोमेंट आ रहा है, आरबी इंटू दिस A+B, यानी इसको लेंथ L मान लेते हैं, टोटल लेंथ L, ठीक है ना, स्मॉल एल ले लेते हैं, ठीक है। तो आर बी इंटू एल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लें। अच्छा कल एक बच्चा कह रहा था सर प्लीज ना एंटी क्लॉकवाइज को ना नेगेटिव लेके करो, चलो एंटी क्लॉकवाइज को, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेके कर दो, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेके कर देते हैं। तो आर बी इंटू एल हो गया, ठीक है। तो जिसने भी कहा था खुश हो जाओ भैया, तुम्हारी वजह से एक चीज आ गई, आर बी इंटू एल, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव लेके कर दे रहे हैं। अब इस पॉइंट के अबाउट एम की वजह से कैसा मूवमेंट आ रहा है, एम की वजह से, एम की वजह से आ रहा है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज अपने आप ही नेगेटिव हो जाएगा। जब इसका एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लिया था, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया, तो क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस एम हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन सबको समझ में आ गई, क्लियर है, किसी को इस इक्वेशन में दिक्कत तो नहीं है, क्लियर टू ऑल।
है ना, हाँ, इक्वल एंड अपोजिट एम बाय एल एंड माइनस एम बाय एल। तो आर बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, एम बाय एल आ रही है, आर बी की वैल्यू एम बाय एल आ रही है। अब समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो करने से क्या आ जाएगा, समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो करने से हमारे पास आ जाएगा आर ए इज इक्वल टू माइनस एम बाय एल। इसका मतलब है कि आर ए किस डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, आर ए इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ऐसे केस में ये देखो एम अगर बीच में किसी भी लोकेशन पर कंसेंट्रेटेड मूवमेंट है, किसी भी लोकेशन पर, ठीक है, ये सेंटर पे नहीं है ना, यहां से डिस्टेंस अलग है, ये वाला डिस्टेंस अलग है, तो ये दोनों डिस्टेंस अलग अलग है। तो किसी भी लोकेशन पर पूरी बीम में कहीं भी अगर मूवमेंट लग जाएगा तो आर ए और आर बी क्या आ जाएगा, एम बाय एल माइनस एम बाय एल। अब ये पहचानोगे कैसे, मान लो कैलकुलेशन नहीं करनी, बस ऐसे ही पहचानना है। तो देखो कि ये मोमेंट इसको कैसे घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है, मोमेंट कैसे घुमा रहा है इसको, मोमेंट इज घुमाइंग इट, मतलब रोटेटिंग इट लाइक दिस, मोमेंट ऐसे घुमा रहा है। और सपोर्ट रिएक्शन किस लिए है, रोकने के लिए है ना, तो सपोर्ट रिएक्शन। तो आर, अब इसको जब मोमेंट ऐसे घुमा रहा है लेकिन इसको इसी जगह पर रोकने के लिए सपोर्ट रिएक्शन ऊपर ही लगाना पड़ेगा ना, तो आर भी ऊपर लग रहा है, क्लियर, ठीक है ना। मोमेंट मोमेंट इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, अगर सपोर्ट रिएक्शन हटा दिए जाएं तो ये इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमाने लग जाएगा, तो सपोर्ट रिएक्शन क्या करेंगे, इस क्लॉकवाइज घुमाने को रोकेंगे, ठीक है ना। तो ये आर भी ऐसे लग जाएगा ऊपर, इसको घुमाने से रोकेगा, और आर ए नीचे की तरफ लग जाएगा, ये इस तरफ से घुमाने से रोकेगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो आर ए नीचे आर बी ऊपर, अब आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सीधे सीधे पता चल गया, प्लस एम बाय एल है माइनस एम बाय एल है, यानी एक ऊपर एक नीचे, कौन सा ऊपर कौन सा नीचे, समझ में आ गया, ठीक है। अगर एम ऐसे लग रहा होता तो क्या होता, ये वाला नीचे हो जाता और ये वाला ऊपर हो जाता, उल्टा हो जाता बस, ठीक है ना, क्लियर। चलिए इतना समझ में आ गया, देखते से ही समझ समझ जाओगे। तो मैग्नीट्यूड हमेशा एम बाय एल होगा, हमेशा एम बाय एल मैग्नीट्यूड होगा, चाहे किसी भी लोकेशन पर लग रहा हो, और डायरेक्शन ऐसे देख सकते हो आप, ठीक। अब आगे चलते हैं, शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। आर भी आपको पता है, अच्छा ये नीचे की तरफ लग रहा है, शॉर्टकट मेथड से चले या लॉन्ग कट से चले, ठीक है, शॉर्टकट मेथड से चलते हैं, शॉर्टकट मेथड से चलते हैं। हमने यहां से शुरुआत की, यहां से शुरुआत की, तो पहले दिखाई दिया आर ए, आर ए क्या है, नीचे की तरफ है एम बाय एल, आर ए 12 सेकंड पीछे है ना, तो तुम कमेंट मत करो, तुम बस सुनो हम क्या बता रहे हैं, हमारी बातें सुनते रहो, आपको सब समझ में आता जाएगा, ठीक है। तो हमने यहां से चलना शुरू किया, जब यहां से चलना शुरू किया सबसे पहली फोर्स एनकाउंटर हुई आर ए, आर ए की वैल्यू कितनी थी, माइनस एम बाय एल, मतलब नीचे की तरफ है, तो हमने शियर फोर्स डायग्राम को पहुंचा दिया नीचे, और कितना नीचे पहुंचा दिया, एम बाय एल नीचे पहुंचा दिया, सो दिस वैल्यू इज एम बाय एल, तो ये हो जाएगा माइनस एम बाय एल, नेगेटिव नीचे चला गया। फिर यहां से यहां तक गए, यहां से यहां तक गए, तो शियर फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कोई फोर्सेज नहीं है, नो फोर्सेज इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, तो शियर फोर्स कांस्टेंट चलता रहेगा। जब यहां पर पहुंचे तब भी देखा, अरे ये तो मूवमेंट है, हम तो इससे फालतू में घबरा रहे थे, हमारी शियर फोर्स में कोई चेंज ही नहीं आएगा। हमारी शियर फोर्स में चेंज किसकी वजह से आता है, ट्रांसवर्स फोर्स की वजह से, पर ये तो मूवमेंट है, इसकी वजह से कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम आगे चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे, यहां तक पहुंचेंगे, फिर देखेंगे कि आरबी बोल रहा है भैया एम बाय एल ऊपर जाना है, ठीक है, एम बाय एल ऊपर चले जाएंगे, तो बेसिकली क्या होगा, यहां से यहां तक पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर बन जाएगा, पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर बन जाएगा, और ऐसे प्लस एम बाय एल पहुंचेंगे, प्लस एम बाय एल पहुंच के ये वापस से जीरो पे पहुंच जाएगा। तो हमारा जो शियर फोर्स डायग्राम है पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर आ गया, पूरा शियर फोर्स डायग्राम रेक्टेंगुलर आ गया। अगर लॉन्ग से भी करना है तो भी आपको क्या करना है, यहां पर एक सेक्शन लोगे, सेक्शन लोगे, आरबी कैलकुलेट करोगे, यहां पर शेयर कैलकुलेट करोगे, शेयर देखोगे कि आरबी की वजह से कितना आ रहा है, शेयर आरबी के बराबर आ रहा है, यानी एम बाय एल के बराबर आ रहा है, लेकिन एम बाय एल के बराबर तो आ रहा है, एम बाय एल के बराबर तो आ रहा है, लेकिन ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा, ठीक है, यहां पर तो माइनस एम बाय एल हो जाएगा, यहां पर देखोगे माइनस एम बाय एल, यहां पर देखोगे माइनस एम बाय एल, माइनस पूरे में माइनस एम बाय एल, खत्म खेत। तो चाहे लॉन्ग से कर लो चाहे शॉर्ट से कर लो, बड़ा आसान है, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में एक चीज आपको पता है, ध्यान दो, सब लोगों को पता है कि आरबी पर बेंडिंग मोमेंट जीरो, आरए पर बेंडिंग मोमेंट जीरो, इन दोनों चीजों में तो कोई डाउट नहीं है,
बेंडिंग मोमेंट आर ए पर भी जीरो होगा, आरबी पर भी जीरो होगा, ठीक है ना। अब एक बार बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सी पर कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, शियर फोर्स जब कांस्टेंट है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा? शियर फोर्स कांस्टेंट, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा? लीनियर होगा। सो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी लीनियर या फिर ट्रायंगुलर वेरिएशन बन जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आरबी इस तरह से है, तो यहां पर जब देखेंगे तो आरबी की वजह से पॉजिटिव आएगा ना। ये आरबी क्या कर रहा होगा? हंसा रहा होगा, मुस्कुरा रहा होगा बीम को। बीम को स्माइल करा दिया आरबी ने, तो मतलब पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। अब आरबी इंटू दिस डिस्टेंस इज बी, आरबी इज एम और ये डिस्टेंस है बी, तो एम बी बाय एल हो जाएगा यहां पर बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो इस जगह पर बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा पॉजिटिव का एम बी बाय एल, एम बी बाय एल। तो दिस विल बी प्लस एम बी बाय एल। कोई दिक्कत? बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया इसके सबको? ट्रायंगुलर हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, ठीक है। और ये लीनियर हो जाएगा, यहां पर तो जीरो है, इस लोकेशन पर जीरो है। यहां पर कैलकुलेट करेंगे सिर्फ आरबी की वजह से आ रहा है, और आरबी की वजह से कितना आ जाएगा? आरबी इंटू दिस डिस्टेंस, आरबी इंटू बी हो जाएगा। आरबी की वैल्यू थी एम, और ये हो जाएगा बी मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस एम बी बाय एल। इतना क्लियर है? ठीक है, ये आ गया। अब इसी लोकेशन पर कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अब इस साइड से कैलकुलेट करते हैं। अभी एम को देख के हमें घबराहट हो रही है, तो एम को कहते हैं अरे तुम यहीं रहो, हम तुमको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। जब यहां से कैलकुलेट कर रहे हैं तो आर ए इंटू ए आ जाएगा, आर ए इंटू ए। लेकिन आर ए क्या है? एक्चुअली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? बीम रो रही है, यहां पर माइनस आएगा, ठीक है ना। माइनस आएगा, जब ये माइनस आएगा तो नीचे की तरफ चलेगा, होगा ट्राइंगुलरी, और यहां पर जो वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगी एम बाय एल इंटू ए, एम बाय एल इंटू ए। तो एम बाय एल इंटू ए, ये ऐसे हो जाएगा माइनस एम बाय एल इंटू ए हो जाएगा ये। सो दिस विल बी माइनस एम ए बाय ए, ठीक है। और इन दोनों को फिर ज्वाइन कर देंगे, तो जहां पर भी आपको कंसंट्रेटेड मोमेंट देखने को मिलेगा वहां पर सडन ड्रॉप होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। शियर फोर्स डायग्राम में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, लेकिन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में आपको सडन चेंज देखने को मिलेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ठीक है। अगर पहली बार में नहीं समझ में आया, एक दो बार और देख लेना वीडियो को, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। और ना कुछ कुछ क्वेश्चंस ना खुद से प्रैक्टिस किया करो, कुछ कुछ क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। तो ये वाला केस भी आपको याद रखना है, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस केस। एक डीपीपी में भी क्वेश्चन है, डीपीपी में एक क्वेश्चन है, उसको भी मैंने बोला है आपको याद करना है, ठीक है ना। अभी कितने बज गए हैं? 9:17 हो गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये वाला केस वैसे रहने दो, ये मैंने ना आपके एई जेई एसएससी वगैरह में देखा नहीं है ये एक भी बार, ठीक है। आरबी डाउनवर्ड कैसे होगा? जब एम उल्टा लग रहा होगा ना, तब आरबी डाउनवर्ड होगा। अभी के केस में तो आरबी ऊपर ही है। हाँ, वहां सीधा लाइन आएगा, बिल्कुल सही बात है। चलो आगे चलते हैं, ये वाला देख लेते हैं। अब इस वाले केस में देखो, इसको समझते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन, ठीक है। इसको भी ध्यान से देखना, नहीं ध्यान से देखोगे तो क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम, ठीक है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। इस वाले केस में आप एक बात समझो, हाँ, उसमें सब मोमेंट को एक पॉइंट पे, इसमें क्या याद करना है? यही वैल्यूज याद कर लो ना, देखो।
चलो पोल पे सब लोग करेंगे अटेम्प्ट। थोड़ा बता दीजिए, मजा आ रहा है उसका डायग्राम देख के? बता देते हैं उसको। इसमें सब मोमेंट को एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर दे। क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव लेकर ही करेंगे तो कैसे होगा? क्या चीज कैसे होगा गोलू? क्या पूछ रहे हो? किस चीज का पूछ रहे हो? क्या कैसे होगा? किस चीज के बारे में पूछ रहे हो कैसे होगा? इसमें ये गेट का क्वेश्चन था, ये एमएसक्यू क्वेश्चन था, मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन था, अभी अभी बनाया। ठीक है ना? इसका आंसर ए भी होगा और इसका आंसर डी भी होगा। ए और डी दोनों सही हैं। देखो, कैंटिलीवर बीम में अगर पॉइंट लोड लगा दिया, कैंटिलीवर बीम में अगर पॉइंट लोड लगा दिया तो इसका शियर फोर्स डायग्राम ऐसा नहीं बन जाएगा, रेक्टेंगुलर? ठीक है। और अगर सिंपली सपोर्टेड बीम में कहीं भी कंसंट्रेटेड मोमेंट लगा दिया ऐसे, तो इसका भी तो शियर फोर्स डायग्राम ऐसा बन गया, नेगेटिव भले ही बन गया लेकिन ये कांस्टेंट है। ठीक है ना? अभी अभी तो देखा था ये शियर फोर्स डायग्राम नेगेटिव कांस्टेंट। ठीक है ना? और कैंटिलीवर बीम के लिए भी। तो ए और डी ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। ठीक है ना? तो कौन सा मार्क करें हम? मल्टीपल वाला अभी तो आया नहीं है पोल के अंदर। ठीक है। तो डी कितने बच्चों ने किया देखते हैं। 43% बच्चों ने ए, और बी और सी भी काफी बच्चों ने कर दिया। डी सबसे कम बच्चों ने किया है। लेकिन देखें कि डी किस किस ने किया है। मनु, रूपाली, देव, विशाल और हर्षित ने किया है। तो काफी टाइम लेके किया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, है ना? तो ज्यादातर बच्चों ने ए किया था। ठीक है। अब ये वाला देखते हैं। यहां पर जो मोमेंट है ना, वो मोमेंट है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट। अब इसके लिए आपको क्या करना है? आपको बनाना है शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट करेंगे, आर ए और आर बी। ठीक है ना? तो आर ए और आर बी कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शन कितने बच्चे कर पाएंगे? आर ए और आर बी कैलकुलेट जल्दी से बताओ आप लोग, कमेंट सेक्शन में बताओ। आर ए और आर बी कितने कितने होंगे? चलो अकेला आर बी बता दो, आर ए और आर बी दोनों मत बताओ, अकेला आर बी बता दो। आर बी कितना होगा बताओ जरा, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं आरबी कितना होगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आरबी? आरबी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आरबी कैलकुलेट करने के लिए, इफ यू वांट टू कैलकुलेट आरबी, आपको समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा। तो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू जीरो कर देते हैं। ठीक है। अब देखो आरबी, यहां पर इसके अबाउट जो टोटल मोमेंट है वो इक्वल टू जीरो है, आर बी इंटू लेंथ। ठीक है। अब ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है। आर बी इंटू लेंथ, ये हो गया आरबी की वजह से मोमेंट। अब ये जो टोटल मोमेंट है, पूरा का पूरा जो मोमेंट है ना, वो बिखरा पड़ा है पूरी बीम के ऊपर, है ना? और ये m किलो न्यूटन मीटर पर मीटर की इंटेंसिटी से है, यानी हर एक मीटर में कितना कितना मोमेंट होगा? m किलो न्यूटन, m किलो न्यूटन, m किलो न्यूटन, m किलो न्यूटन, m किलो न्यूटन। ठीक है, हर एक मीटर में। तो अगर l मीटर की लेंथ है तो टोटल मोमेंट कितना हो जाएगा? m इंटू एल हो जाएगा कि नहीं मोमेंट? टोटल मोमेंट ये m इंटू एल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ जरा। जब लोड को बिखरा देते हैं तो लोडिंग इंटेंसिटी इनटू लेंथ टोटल लोड हो जाता है। ऐसे ही मोमेंट को बिखरा दिया तो मोमेंट की इंटेंसिटी इनटू लेंथ टोटल मोमेंट हो जाएगा। ठीक है। तो ये टोटल मोमेंट हो जाएगा, है ना? टोटल मोमेंट कैसे हो जाएगा? दिस इंटेंसिटी, मोमेंट की इंटेंसिटी इनटू लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मोमेंट हो जाएगा। लेकिन ये जो टोटल मोमेंट होगा ये किस डायरेक्शन में लग रहा है? ये क्लॉकवाइज में लग रहा है, तो इसको पॉजिटिव ले लेंगे। तो जो मोमेंट की इंटेंसिटी है ना, ये क्या है? प्लस एम।
इसकी मोमेंट की इंटेंसिटी को ना इस तरह से लिखना चाहिए, स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M बाय L किलो न्यूटन पर मीटर, ऐसे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा प्लस ml, स्मॉल ml, ठीक है ना। तो मोमेंट इनटू लेंथ इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो आरबी की वैल्यू कितनी आ गई है? आरबी की वैल्यू आ गई है m, आरबी की वैल्यू आ गई है m, या फिर इसको कैपिटल M बाय L लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये आरबी आ गया, तो आर ए कितना आ जाएगा? आर ए आ जाएगा माइनस एम, तो आरबी आ गया प्लस एम और आर ए आ गया माइनस एम, ठीक है ना। अब आपको शियर फोर्स अगर कैलकुलेट करनी है तो शियर फोर्स क्या हो जाएगी? शियर फोर्स तो आ जाएगी माइनस एम पूरे में। शियर फोर्स बताओ, माइनस एम आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? माइनस एम, माइनस एम, ये समझ में आया कि नहीं आया शियर फोर्स डायग्राम? ये समझ में आया? देखो यहां पर शियर फोर्स कैलकुलेट करना है, आर बी इज प्लस एम, ठीक है ना, आर बी ऊपर है, लेकिन ये जो आर बी है ये यहां पर इस जगह पर कैसा मूवमेंट क्रिएट कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, इट इज क्रिएटिंग एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। जब ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट कर रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यहां से यहां तक पूरे में नेगेटिव शियर फोर्स ही चलेगी, तो माइनस एम। समझ में आ गया? क्लियर है ये? तो इस जगह पर आपको क्या करना है? समेशन ऑफ ट्रांसवर्स फोर्सेज आइदर टू द राइट या टू द लेफ्ट, राइट की तरफ सारी की सारी ट्रांसवर्स फोर्सेज ऐड कर दो, तो एक ही ट्रांसवर्स फोर्स है आरबी, आरबी की वैल्यू है एम, लेकिन अब एम तो आ गया शियर फोर्स, यहां पर एम आ गया शियर फोर्स, लेकिन ये इसकी जो साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा? क्योंकि आरबी की वजह से यहां पर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब एम हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए क्या करेंगे? हम सेक्शन ले लेते हैं एक्स, ठीक है, ये सेक्शन ले लिया एक्स। चलो शियर फोर्स एट एक्स भी लिख ही लेते हैं ना। आप कहोगे शियर फोर्स एट एक्स विल बी इक्वल टू हाउ मच? शियर फोर्स एट एक्स विल बी इक्वल टू माइनस आर बी, ये हो जाएगा माइनस एम, ठीक है ना। तो पूरे के लिए कांस्टेंट हो गया। बेंडिंग मोमेंट एट एक्स देखते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट एक्स। अच्छा, बेंडिंग मोमेंट एट एक्स, इस लोकेशन पर जो बेंडिंग मोमेंट आएगा किस किस की वजह से आएगा? एक तो आरबी की वजह से आएगा और एक इस मोमेंट की वजह से आएगा। आरबी की वजह से कितना बेंडिंग मोमेंट आएगा यहां पर? आरबी की वजह से यहां पर कितना बेंडिंग मोमेंट आएगा? सबसे पहली बात तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये क्या दे रहा है? ऊपर की तरफ है, ये सैगिंग देगा, ठीक है, पॉजिटिव आएगा। तो आरबी इंटू एक्स आ जाएगा, आरबी की वजह से इतना आ जाएगा, ठीक है। अब ये थी मोमेंट की इंटेंसिटी, एम किलो न्यूटन मीटर पर मीटर, एम किलो न्यूटन मीटर पर मीटर, ठीक है। चलो, अब ये एम किलो न्यूटन मीटर पर मीटर था, यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस टोटल मोमेंट कितना आ जाएगा इतने डिस्टेंस में? बताओ, अगर मोमेंट बिखरा हुआ है पूरे पे, ठीक है ना, तो किसी लेंथ के अंदर मोमेंट को कैलकुलेट करना है तो मोमेंट इनटू दैट हो जाएगा ना, मोमेंट इंटेंसिटी, मोमेंट की इंटेंसिटी इनटू लेंथ क्या हो जाएगा? टोटल मोमेंट हो जाएगा, है ना। जैसे कि यूडीएल के केस में होता था, लोड क्या है? पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे में बिखरा हुआ है, तो लोडिंग इंटेंसिटी इनटू लेंथ कर देते हैं तो टोटल लोड आ जाता है। ऐसे ही मोमेंट की इंटेंसिटी इनटू लेंथ कर देंगे, टोटल मोमेंट आ जाएगा। तो यहां तक कितना मोमेंट ऐड हो चुका है? मोमेंट की इंटेंसिटी इनटू लेंथ कर देते हैं। मोमेंट की इंटेंसिटी कितनी है? मोमेंट की इंटेंसिटी कितनी है? एम है, एम, और लेंथ कितनी है? ये एक्स, एम मल्टीप्लाइड बाय एक्स, तो ये हो जाएगा एम एक्स, ठीक है। अब देखो आरबी की वैल्यू कितनी थी? एम, एम इंटू एक्स माइनस एम इंटू एक्स, यानी ये हो गया जीरो। सो बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन एक्स विल बी इक्वल टू जीरो। जब बेंडिंग मोमेंट पूरे इसमें जीरो हो गया है तो यहां पर जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा? पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। समझ में आ गया?
सो इस केस में शियर फोर्स डायग्राम तो कांस्टेंट है लेकिन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जीरो हो गया। आरबी इक्वल टू माइनस एम यहां पर नहीं है। देखो आप यही तो चीज मनीष, यही तो चीज कैलकुलेशन से प्लस एम आ ही नहीं रहा है, कैलकुलेशन से करके देख लो माइनस एम आ रहा है। ठीक है मनीष, माइनस एम इंटू एक्स यहां पर क्यों किया, यहां पर माइनस एम इंटू एक्स क्यों किया, यहां पर माइनस एम इंटू एक्स इसलिए किया क्योंकि ये जो टोटल मूवमेंट है ना ये भी ऐड करना पड़ेगा, है ना। इस सेक्शन तक, इस सेक्शन के राइट तरफ के सारे मूवमेंट ऐड करने हैं। किस किस से मूवमेंट आ रहा है, एक तो आरबी की वजह से मूवमेंट आ रहा है, मूवमेंट एक तो आरबी की वजह से आ रहा है तो उसको तो ऐड करना पड़ेगा, प्लस ये वाला भी तो मूवमेंट है ना, ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट है इसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो आरबी की वजह से जो मूवमेंट आ रहा है वो कितना हो जाएगा, आरबी इंटू एक्स, आरबी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है ना, तो ये आरबी की वैल्यू तो एम कैलकुलेट कर ली थी हमने, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स मल्टीप्लाई कर दिया, आरबी इंटू एक्स हो गया। और ये एम इंटू एक्स क्यों किया, क्योंकि ये मूवमेंट की इंटेंसिटी थी। अब टोटल मूवमेंट निकालने के लिए, इसके इधर राइट का टोटल मूवमेंट निकालने के लिए ये मूवमेंट की इंटेंसिटी इंटू ये लेंथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए एम इंटू एक्स किया। क्लियर। बेंडिंग मोमेंट जीरो तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो हमने टेढ़ी लाइन बनाई है शायद, है ना, सबको टेढ़ी लाइन दिख रही है ना। बेंडिंग मोमेंट जीरो के लिए स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, मैंने टेढ़ी लाइन, आप लोग सीधी बना लेना, ठीक है, मुझे आती नहीं है सीधी लाइन बनाना तो मैंने टेढ़ी बना दी। ऊपर से गया सब। अब जब तुम ऐसी ऐसी बातें करोगे कि बेंडिंग मोमेंट जीरो तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, अब इस लाइन को तुम्हें टेढ़ी दिखाई दे रही है तो फिर तो ऊपर से जाएगा ही, इतनी जब खतरनाक लेवल है तुम्हारा। इसीलिए तो मैं स्किप कर रहा था, आपने कहा कि डायग्राम देख के मजा आ रहा है बता दो, मैंने बता दिया, मैं पता था नहीं समझ में आएगा, आता भी नहीं है, इसीलिए आप लोग मुझे मेरे हिसाब से चलने दिया करो, ठीक है। अब छोड़ दो सर, ओवर हो रहा है, मैं तो सोच रहा था और दो चार कराऊं। चलो एक काम करते हैं, थोड़े से आसान आसान से क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, थोड़े से क्वेश्चंस लेते हैं, मजे करते हैं। चलो मजेदार क्वेश्चंस करो जरा। अब वो लेवल के क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो लेवल के क्वेश्चंस आ जाते हैं जो लेवल के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। इन इन सारे क्वेश्चंस को करो सॉल्व जरा, देखो। अच्छा, विशाल ने समझदारी की, मैंने बोला ऐसा आएगा नहीं तो विशाल ने पहले ही छोड़ दिया था पढ़ना। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो, जहां पर कोई भी बीम के जिस पार्ट में कोई भी एक्सटर्नल लोड नहीं है, बीम के किसी पार्ट में कोई एक्सटर्नल लोड नहीं है, तो वहां पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी लीनियर स्ट्रेट लाइन, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। 72.2% बच्चों ने सही किया है। लीडर बोर्ड देखते हैं, अजय, चांदनी नहीं, चंद, हाँ चांदनी है, हेमंत, संदीप और राकीब, इन सारे बच्चों ने सही आंसर किया है। और कितने सेकंड के अंदर, 19.8 सेकंड के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से चलो 60 सेकंड्स की पोल कर देते हैं, देखो इसको। पोल आने से पहले ही खत्म हो गया टाइम, फिर क्या। बीम ऑफ लेंथ एंड सब्जेक्ट कंसंट्रेटेड बेंडिंग एट इट्स सेंटर द मैक्सिमम बेंडिंग। ठीक है, ये वाला केस हम कर चुके हैं ना। तुम्हारे पास पोल नहीं आ रहा है तो जिन लोगों के पास पोल नहीं आ रहा वो कमेंट में कर दो आंसर। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं बी, कुछ बच्चे कह रहे हैं डी।
ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो ये वाला केस वही वाला केस है जो हम देख चुके हैं, इन्हीं सब स्टैंडर्ड केसेस पे ही बनेंगे। ये वाला केस देखो, इस वाले केस में हमने क्या किया था, हमने ए और बी डिस्टेंस अलग अलग लिए थे। अगर आपको ये चीजें पता है, ये एम बी बाय एल है, ये एम ए बाय एल है, अगर बीचों बीच में लग रहा होता, अगर मिड पॉइंट पर लग रहा होता, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाती, एम बी की जगह हो जाता एल बाय टू और डिवाइडेड बाय एल हो जाता, तो ये हो जाता एम बाय टू, है कि नहीं। अगर ये मोमेंट कंसंट्रेटेड जो मोमेंट है ये एकदम बीचों बीच में लग रहा होता, तो बी की जगह क्या लेते हैं, बी की जगह ये वाला जो बी डिस्टेंस है बी की जगह एल बाय टू लेते, तो एम इंटू एल बाय टू बाय एल हो जाता, एम बाय टू हो जाता। ऐसे ही जब बीचों बीच लग रहा होता तो यहां पर इस जगह पर ए की जगह क्या लेते, ए की जगह भी एल बाय टू लेते, तो एम इंटू एल बाय टू बाय एल, है ना। ए की जगह बस एल बाय टू रख दिया, तो ये नेगेटिव वाला आ गया, यहां पर आ जाएगा माइनस एम बाय टू। तो इन दोनों में से जो सबसे बड़ा होगा वही मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा। मैक्सिमम कौन सा हो जाएगा, मैक्सिमम ये वाला हो जाएगा m बाय टू, m बाय टू विल बी द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी देखें कितने 33, शानदार, m l बाय टू कर दिया आपने। देखो सबसे पहली बात, बेंडिंग मोमेंट ही पूछा है, और बेंडिंग मोमेंट की जो यूनिट होगी वो मोमेंट के ही बराबर नहीं होगी। बेंडिंग मोमेंट की जो यूनिट होगी और मोमेंट की जो यूनिट होगी सेम नहीं होगी, है ना। तो बेंडिंग मोमेंट की यूनिट सेम होगी, तो उसमें एल क्यों मल्टीप्लाई कर दिया आप लोगों ने, यूनिट से ही गलत हो रहा है ये तो, यूनिट ही चेक कर लो तो ही गलत है, एल तो मल्टीप्लाई होगा ही नहीं। आदित्य, शिव प्रकाश, अभिजीत, हेमंत और मुकुल, इन बच्चों ने सही किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दस मिनट लेट स्टार्ट हुई थी, 10 मिनट लेट स्टार्ट हुई थी क्लास, तो हम 10 मिनट खींचेंगे। लास्ट केस कल करा देंगे, लास्ट केस कल करा देंगे, टेंशन वाली क्या बात है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम, अरे खाना तो तुम लोग खा के आए होगे ना, नहीं खाया अभी तक खाना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, WL/4। कितने बच्चों ने किया, 55.36% बच्चों ने, ठीक है। करेक्ट आंसर इज बी। लीडर बोर्ड देखें, गोलू, चांदनी, संदीप, भीम और अयान, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, 13 सेकंड के अंदर। आगे चलते हैं नेक्स्ट, शेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये भी आसान है, 45 सेकंड के अंदर हो जाएगा। चलो बस 5 मिनट और। नो पोल के केस में कमेंट कर दो आंसर, अगर कोई पोल नहीं आ रही है तो आंसर कमेंट में कर दो। बी किया नसीम ने, बी किया मनोज ने, बी किया राकिब ने, शैलेंद्र ने, ठीक है, इतने सारे बच्चे कर रहे हैं। तो शेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ओवर द लेंथ ऑफ द बीम कैरिंग अ यूडीएल, अरे जिस लेंथ पर यूडीएल लग रहा है वहां पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है, पैराबोलिक इज द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 85% बच्चों ने सही किया है। संदीप, सुनील, आयशा, संजीव, रजत, क्या बात है, वेरी गुड। आगे चलते हैं नेक्स्ट, फॉर सिंपली सेंट्रल लोड बेंडिंग मोमेंट इज, ये वाला तो आसान है, बहुत आसान है क्वेश्चन। तो इसी तरह के इसी लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। मैंने तो आपको बहुत अच्छे लेवल के, तगड़े लेवल के करा दिए। जो एक यूवीएल वाला था ना, उसके ना रिजल्ट्स याद कर लेना, ठीक है, डेराइव तो करा दिया है पूरा, आप उसके रिजल्ट्स याद कर लेना। और ये जितने भी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं ना, ये आपको याद होने चाहिए, इन्हीं के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो इस केस में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैक्सिमम कहां पर होगा, कुछ बच्चों ने करेक्ट आंसर बोला सी, लेकिन वो शियर फोर्स होता है मैक्सिमम एट सपोर्ट, ठीक है ना। बेंडिंग मोमेंट कहां पर मैक्सिमम होगा, बेंडिंग मोमेंट होगा मैक्सिमम सेंटर पर, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, 52.83%, ठीक है। चलिए ऐसे तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं,
पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, अरे एक दो कौन से पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर तो बता ही नहीं पाए। चलो कल की क्लास में ना थोड़ा सा और एसएफडी बीएमडी के ऊपर ना ये थोड़े से पॉइंट्स हैं, कॉन्ट्राफ्लेक्चर है, इन्फ्लेक्शन है, ये सारी चीजें हम करेंगे कल, ठीक है। तो अब कल मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल। तो थोड़ा सा एसएफडी बीएमडी करेंगे और फिर हम अगले टॉपिक पर चलेंगे। नेक्स्ट वाला जो चैप्टर होगा वो कल स्टार्ट होगा, थोड़ा सा एसएफडी बीएमडी के बाद। तो आज की क्लास हम खत्म करते हैं, खत्म करें आज की क्लास। समझ में आई? सबसे पहले तो ये बताओ, आपको समझ में आई आज की क्लास? समझ में आई? तो बीएम जरा सतर्क हो जाएं, क्लास खत्म होने वाली है। और चलने से पहले एक शायरी, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो कि निशान बन जाए, हर कदम चलो कि निशान बन जाए, जिंदगी तो यहाँ हर कोई काट लेता है, हर कोई ऐसी जिंदगी काट रहा है, ऐसी काटनी है क्या? नहीं, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए, ठीक है। चलो तो गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं फिर कल की क्लास में। और कल थोड़ा सा ये जो चैप्टर बचा हुआ है इसको कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।